हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बीपीएससी तैयारी में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, और ख़ास तौर पे 1 to 5th और 6 to 8th। ठीक है जी, मॉडर्न हिस्ट्री से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आ जाता है। ठीक है जी, इसको हम बिल्कुल शुरुआत से करेंगे, जहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है वहाँ से इसको कवर करेंगे। तो डेली इसके लिए एक वीडियो लेके आएंगे, डेली इसकी क्लास होगी मॉडर्न हिस्ट्री की। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी, डेली इसकी एक वीडियो डालेंगे और कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को करेंगे बिल्कुल शुरुआत से, जहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की बिना समय गवाए। तो हम कहाँ से कर रहे हैं, बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू से कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल शुरुआत से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वन लाइनर के थ्रू आपका कंप्लीट इसको करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, वन लाइनर के साथ करेंगे कि आपका एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो आप सभी को पता है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, तो भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है जी, तो शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। ठीक है जी, अगला है कि सुगौली की संधि 1816 किसके बीच संपन्न हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, अभी आपको बताता हूँ कौन कौन से बनते हैं। कि सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुई थी। तो सबसे पहले ये हुई थी ईस्ट इंडिया, मतलब सबसे पहले क्या ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच ये संपन्न हुई थी। कौन सी संधि, तो सुगौली की। अभी देखिए इसमें से 3 क्वेश्चन कौन से बनते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में कौन सी संधि हुई थी, तो सुगौली की संधि हुई थी। कब हुई थी, तो 1816 में हुई थी। ठीक है जी, एक तो यही क्वेश्चन, एक इन दोनों का पूछ सकता है। तो इसका आंसर ये होगा कि सुगौली की संधि नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कौन सी संधि हुई थी, तो सुगौली की संधि हुई थी। कब हुई थी, तो 1816 में। ठीक है जी, तो आपके तीनों क्वेश्चन बन गए कि सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया नेपाल के बीच में कब हुई थी, तो 1600 में हुई थी। और ये नेपाल और ईस्ट इंडिया दे दे कि कौन सी संधि हुई थी, तो सुगौली की। अगला है कि वोडेयार के शासक थे, कौन थे, तो मैसूर रियासत जो थी वो क्या थी, वोडेयार की शासक थी। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन से आपको इसलिए देखो वन लाइनर करने का यही फायदा होता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होते जाते हैं। ठीक है जी, आपको पूरी बुक पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ती अगर आप वन लाइनर कर लेते हैं बुक्स चैप्टर सहित, तो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, क्लियर। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, आप सभी को पता होगा कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है जी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं आधुनिक भारत को। ठीक है जी, कोई हमें जल्दी नहीं है, अभी एग्जाम सर पे नहीं है, इसलिए बिल्कुल बेसिक से करेंगे तभी हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली आपका एक वीडियो डलेगा मॉडर्न हिस्ट्री से चैप्टर वाइज, तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। ठीक है, कि आपका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको डेली मॉडर्न हिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश शासक भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। ठीक है, मतलब भारतीयों को क्या देना चाहती थी, आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उसका उद्देश्य क्या था, क्वेश्चन बन सकता है कि चलिए ब्रिटिश जो सरकार थी वो भारतीयों को कौन सी शिक्षा देना चाहती थी, तो आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। ठीक है जी, एक क्वेश्चन। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, मतलब कायम करना। तो वो क्या करना चाहती थी, भारत में अपनी जो राजनीतिक नींव है उसको पक्का करना चाहती थी, मजबूत करना चाहती थी। इसलिए वो भारतीयों को क्या देना चाहती थी, तो आधुनिक शिक्षा। ठीक है जी, समझ में आ गया कि भारतीयों को आधुनिक शिक्षा किस लिए देना चाहती थी, क्या कि वो अपनी राजनीतिक सत्ता को मजबूत कर सके, कायम कर सके, इसलिए ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। ठीक है जी, आपका लाइन वाइज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन व्यवस्था के आधार पर किस राज्य को मिलाया था? तो वो थे आपका अवध। अवध को क्या किया? तो कुशासन के आधार पर ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो वो राज्य था आपका अवध। ठीक है जी। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की? जस्ट अभी हमने पीछे देख के आए हैं कि भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था आपका लॉर्ड डलहौजी। ठीक है जी। अगला है कि प्यासी के युद्ध के बाद, मतलब प्यासी कह रहा हूँ, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुखद की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस कवि का कथन था? मतलब ये बंगला कवि का कथन है। ये तो वो कवि कौन थे बंगला कवि? तो वो थे आपके नवीन चंद्र सेन। इसमें से भी आपके 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि काली रात की, जो दुखद काली रात की आरंभ है, ये कब कहने वाला कौन थे? तो वो बंगाली कवि थे। कौन से कवि थे? बंगाली कवि थे, और उनका नाम क्या था? नवीन चंद्र सेन। ठीक है जी। 2 क्वेश्चन बन गए। वो बंगाली कवि थे, उनका नाम था नवीन चंद्र सेन। उन्होंने क्या कहा था? तो शाश्वत काली रात की संज्ञा दी थी, आरंभ है, उन्होंने ये कहा था। और ये कब कहा था? तो ये कहा था प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है जी। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके एक क्वेश्चन में क्लियर हो गए होंगे इस संबंधित, काली रात से संबंधित, कि प्लासी के युद्ध के बाद ये कथन कहा था, किसने कहा था? तो नवीन चंद्र सेन ने कहा था। ठीक है जी। वो कहाँ, कौन से कवि थे? तो वो बंगाली कवि थे, और उन्होंने दुखी मतलब काली रात का आरंभ की संज्ञा दी थी। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये पॉलिसी? तो ये पॉलिसी आपकी संबंधित है बैरन हास्टिंग से। इन्होंने क्या किया था? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति से संबंधित थे, वो व्यक्ति थे आपके बैरन हास्टिंग। ठीक है जी। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? ठीक है जी। अब इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों को तीनों पहले देख लेते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में हुई। ठीक है जी। और ये रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो बनाया था मोहम्मद रजा खां को। ठीक है जी। मुर्शिदाबाद का उपदीवान कौन था? तो मोहम्मद रजा खां था। किसने बनाया? रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया। ये कब बनाया? तो इलाहाबाद के संधि के बाद। और इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में। तो आपको कितने क्वेश्चन बन गए? 1 2 3 4। ठीक है जी। और ये आपका 5। तो कितने क्वेश्चन बनते हैं? 5। मोहम्मद रजा खां को कहाँ का उपदीवान बनाया गया? तो वो बनाया गया मुर्शिदाबाद का। बनाने वाला व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि तो 1765। ठीक है जी। तो आपके एक क्वेश्चन से कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? कितने क्वेश्चन? तो 5। ठीक है जी। तो ऐसे ही 1 लाइनर करने से आपका चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है जी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें कि डेली एक वीडियो जब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की आएगी तो आपका कंप्लीट बेसिक रिवीजन हो जाएगा। कंप्लीट शुरुआत से आपका मॉडर्न हिस्ट्री क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया? तो शाह शुजा से। उस व्यक्ति का क्या नाम था? तो शाह शुजा। ठीक है जी। अगला है कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रंजीत सिंह जो थे वो शुकरचर्या से क्या थे? वो संबंधित है। शुकरचर्या से क्या थे? रंजीत सिंह संबंधित थे। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन से युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ किया था? जस्ट हमने अभी पीछे इसका क्वेश्चन का आंसर देखा था कि भारत का जो काली रात का आरंभ हुआ था और ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ हुआ था और भारत की काली रात का आरंभ हुआ था। तो किस युद्ध के बाद हुआ था? तो वो हुआ था आपके प्लासी युद्ध के बाद। भारत के लिए काली रात की शुरुआत हुई थी और ब्रिटिश के लिए प्रभुत्व उसके
प्रभुत्व मतलब उसके साम्राज्य की, ब्रिटिश साम्राज्य की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, और भारत की काली रात की शुरुआत हुई थी। तो किस युद्ध के बाद, तो वो हुआ था आपके प्लासी युद्ध के बाद। ठीक है जी, याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 14वां है। वो है कि किस अधिनियम के तहत वैरन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। तो जब वैरन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बना तो किस एक्ट के तहत बना, तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है जी, वो कौन सा एक्ट था, तो 1773 का एक्ट था। ठीक है जी, जिसके तहत वैरन हेस्टिंग क्या बनाए गए, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा हूँ 15, कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। तो वो थे आपके वैरन हेस्टिंग। ठीक है जी, जो पिट्स एक्ट इंडियन एक्ट है वो पारित किया गया था वैरन हेस्टिंग द्वारा। और ये कब पारित किया गया था, दो क्वेश्चन इसमें से बनते, तो वो 1784 में। तो पिट्स एक्ट जो इंडियन एक्ट है वो 1784 में पारित किया गया, और पारित करने वाला कौन व्यक्ति था, तो वैरन हेस्टिंग। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद, इंपॉर्टेंट है कि बहादुर शाह मृत्यु के बाद जहांदार शाह था मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना। तो जहांदार शाह जो था वो किसकी सहायता से बना, तो जुल्फिकार के सहायता से वो क्या बन गया, तो मुगल सिंहासन पर स्थापित हो गया। तो वो क्या बन गया, तो सम्राट बन गया। ठीक है जी, तो वो सहयोग करने वाला व्यक्ति कौन था, तो जुल्फिकार, और सिंहासन पर बैठने वाला तो जहांदार शाह। और किसके मृत्यु के बाद, तो बहादुर शाह के मृत्यु के बाद। अगला आपका क्वेश्चन बनता है कि किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था। तो जिसका मूल नाम क्या था, रोशन अख्तर, तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका मूल नाम क्या था, तो रोशन अख्तर। ठीक है जी, और ये कौन सा, तो ये मुगल बादशाह था, ये क्या था, तो ये मुगल बादशाह था जिसका नाम था रोशन अख्तर। इसका मूल नाम था ये किसका, तो मोहम्मद शाह रंगीला का। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था। जो अहमद अब्दाली है उसका प्रथम आक्रमण जब हुआ था, मुगल सम्राट में आक्रमण हुआ था, उस समय मुगल सम्राट कौन था, तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है जी, मोहम्मद शाह रंगीला कब था, जब मुगल पर प्रथम बार, उस समय मुगल सम्राट कौन था जब प्रथम बार आक्रमण हुआ था अहमद शाह बादली द्वारा, तो वो कौन थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। किस राज्य के शासक क्या कहलाते थे, तो नवाब वजीर। इंपॉर्टेंट है कि नवाब वजीर किस राज्य के शासक कहलाते थे, तो वो कहलाते थे अवध के नवाब। अवध को क्या कहा जाता था, नवाब कहा जाता, नवाब वजीर कहलाते थे। तो कौन सा राज्य था, तो वो था आपका अवध। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने मुर्शिदाबाद के स्थान की तथा उसके ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई। मतलब मुर्शिदाबाद की स्थापना की, क्या किया उसने, मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसके स्थान पर ढाका के स्थान को बंगाल की राजधानी बना दी। तो करने वाला व्यक्ति कौन था, तो मुर्शिद कुली जाफर खां था। मुर्शिद कुली जाफर खां ने क्या किया, तो मुर्शिदाबाद के स्थापना की और ढाका के स्थान पर क्या किया, बंगाल को उसने ढाका को क्या बना दिया, राजधानी बना दी। आपका अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रथम कारण क्या था। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उनके कारण क्या थे, जब जाफर मुर्शिद कुली खां और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में विवाद हुआ था, तो उसका कारण था कि जो मुगल बादशाह है फर्रुखशियार द्वारा 1717 में जारी फरमान मुर्शिद अली जाफर खां और ब्रिटिश कंपनी का अलग अलग व्याख्या। उन्होंने क्या किया, देखो सर्वप्रथम कारण था, ये देखिए मैंने एनसीईआरटी से लिया है इसको, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है इसमें, सिंपल सी बात है कि जो विवाद का कारण था
किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और मुर्शिद कुली खां के बीच। तो उसका कारण था कि जो वहाँ का फर्रुखसियार था बादशाह, मुगल बादशाह, उसने 1717 में मुर्शिद कुली खां और ब्रिटिश कंपनी को अलग अलग व्याख्या कर दी। उसने क्या किया? अलग अलग व्याख्या कर दी, जिसके बीच में क्या हुआ? तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? टकरार हो गया। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी से छत्ते से की? बताइए कि बंगाल के किस नवाब ने जो यूरोपीय लोगों को मधुमक्खी की छत्ते की तुलना की, जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो वो शहद देगी, और पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की जाए तो मधुमक्खी काट काट कर प्राण ले सकती है। तो ये कथन किसका था? तो ये कथन था अलीवर्दी खां का। ये इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है जी, कि मधुमक्खी के छत्तों को मत छोड़ो। जो यूरोपियन लोग हैं वो मधुमक्खी के छत्ते हैं, नहीं छेड़ा जाएगा तो वो शहद देंगे, और छेड़ने के बाद क्या करेंगे? काट काट के जान ले लेंगे। तो ये कहने वाले कौन थे? तो ये कहने वाले थे अलीवर्दी खां। अगला है कि बंगाल का वो नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लगा दी जाएगी। तो ये भी कहने वाले कौन थे? तो वो है अलीवर्दी खां, कि वो कहता था कि मैं अंग्रेजों को बाहर तो निकाल दूंगा। ठीक है जी। तो ये कौन थे? तो अलीवर्दी खां। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी और ईच नहीं डच होगा। ठीक है, ये गलत हो गया है। क्या होगा यहाँ पे? डच को एक साथ निर्बल कराने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं। पहले उनका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। तो ये भी किसने का कथन है? तो अलीवर्दी खां का। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 कथन शामिल कर लिए अलीवर्दी से, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगला है कि बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ नवाब अलीवर्दी खां का? तो वो हुआ सिराजुद्दौला। जब बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां था तो उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? तो सिराजुद्दौला को बनाया गया। ये क्या है? आधुनिक भारत को हम बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल जहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है बेसिक से। तो डेली इसकी एक वीडियो डलेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा देखें। अगला है कि बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के क्लाइव को साबत जंग युद्ध का अनुभव प्राप्त की। इसको शुरू से देखते हैं। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को संगत जंग युद्ध में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों में जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जमींदारी कहवाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। तो वो कौन सी थी क्षेत्र? तो ये क्षेत्र थी 24 परांगना, जिसमें क्या क्या था? क्लाइव ने किसको? तो शाह आलम द्वितीय को क्या किया? तो उसको अनुभव प्राप्त, युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि दी और उसको जमींदारी भी दिला दी। ठीक है जी। तो वो स्थान कौन सा था? तो वो स्थान था आपका 24 परगना। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है कि 24 परगना की जो स्थान है वो किससे संबंधित है? तो वो शाह आलम द्वितीय से संबंधित है। ठीक है जी। और ये देने वाला कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है जी। क्लाइव ने इसको दिया था और उसने शाह आलम द्वितीय को क्या दिया? तो युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि भी दी। ठीक है जी। तो ये सभी देने वाला कौन था? शाह आलम द्वितीय को। तो वो था क्लाइव। ठीक है जी। अगला आपका क्वेश्चन बनता है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने जो मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्यों बनाया उन्होंने राजधानी? जो मीर कासिम था उन्होंने मुर्शिदाबाद के जगह मुंगेर को राजधानी क्यों बनाई? क्योंकि वो मुर्शिदाबाद में षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप न हो।
इसलिए उन्होंने मुर्शिदाबाद की जगह मुंगेर को क्या बना दिया, राजधानी बना दी। क्योंकि जो मुर्शिदाबाद की राजधानी तो वहाँ पे क्या होता था, षड्यंत्र होता था और कलकत्ता से वो क्या रहना चाहता था, दूर रहना चाहता था। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे। इम्पोर्टेंट है कि जो द्वितीय अंग्रेज और मैसूरों के बीच में युद्ध हुआ था उसके गवर्नर जनरल उस समय कौन था, तो बैरन हेस्टिंग था। बैरन हेस्टिंग क्या था उस समय, भारत का गवर्नर जनरल। भारत का नहीं, बंगाल का था, सॉरी। आगे है कि तृतीय अंग जो अंग्रेज मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुपक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे, तो कौन कौन से थे मोर्चा में शामिल, त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज, ये चारों क्या थे, तो मैसूर जो टीपू सुल्तान के मोर्चे में शामिल थे, उनके विरुद्ध। ठीक है जी। तो टीपू सुल्तान के विरुद्ध कौन थे, ये चार थे, त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज। अगला है क्वेश्चन आपका तीसवा क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से 10 धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया और साधु वेश त्याग कर राजशाही वस्त्र पहनकर आरंभ किया, मतलब पहनना आरंभ किया, तो वो थे अर्जुन देव, जिन्होंने क्या किया, सब कुछ त्याग करके शाही वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया। वो क्या थे, एक धार्मिक कर वसूल करने वाले गुरु थे, सिख गुरु थे जो सिख से 10 धार्मिक कर वसूल करते थे। तो वो व्यक्ति कौन थे, तो वो थे अर्जुन देव, सिख गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की। जो रणजीत सिंह थे किस स्थान पर अधिकार प्राप्त करने के बाद क्या किया, उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की, तो वो स्थान था आपका लाहौर। लाहौर में रणजीत सिंह ने क्या किया, महाराजा की उपाधि धारण कर ली, वहां पे अधिकार किया, फिर महाराजा की उपाधि धारण कर ली। अगला कि रणजीत सिंह ने किस मिस्र के से लाहौर मतलब पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीनी, तो वो थे भंगी। भंगी से उन्होंने क्या किया, तो पंजाब की राजधानी अमृतसर और धार्मिक राजधानी थी पंजाब की अमृतसर, और लाहौर मिस्र की राजधानी, इन दोनों क्या किया, भंगी से छीन लिया गया। तो छीनने वाला व्यक्ति कौन थे, तो रणजीत सिंह थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय भारत में सिंध का विलय अंग्रेजों राज्य में किया गया। तो सिंध का विलय 1843 में हुआ, और ये किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड एलन वेरो के द्वारा किया गया। किसका विलय, तो सिंध का। ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर क्या है, 34। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। तो ये कहने वाला कौन व्यक्ति थे, तो लॉर्ड वेल्स्की थे। ठीक है जी, ये कहने वाला कौन थे, लॉर्ड वेल्स्की। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक था डुप्ले, जिसने क्या किया था, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है और क्या कहा जाता है, आविष्कारक कहा जाता है। किसे भारत में, तो वो कहा जाता है डुप्ले को। इम्पोर्टेंट है, इसको आप वीवीआई कर लो कि भारत में संधि सहायक के जन्मदाता और आविष्कारक, तो वो थे डुप्ले। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि तीसरे अंग्रेज और मैसूर युद्ध के दौरान को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की, तो उस संधि का नाम था श्रीरंगपट्टनम। जैसे ये किसके बीच में था, अंग्रेज और मैसूर मतलब टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था, और ये तीसरा युद्ध था, और ये संधि कहाँ हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ठीक है जी। आपका अगला क्वेश्चन है कि हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हड़प नीति के संबंध में कौन से राज्य कब्जे किए गए, तो झांसी, नागपुर और सतारा, ये क्या किए गए, हड़प नीति के साथ कब्जे किए गए। इन मतलब राज्यों का क्या कर लिया गया, हड़प नीति के तहत उस पर कब्जा कर लिया गया। उनमें से एक झांसी, दूसरा है नागपुर, तीसरा है सतारा। अगला है कि
ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे। मतलब जो ठगी प्रथा था उससे संबंधित कौन से गवर्नर जनरल थे? तो वो थे बेटिंग। बेटिंग क्या थे? तो ठगी प्रथा से संबंधित था। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन बनता है कि प्लासी के युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था, क्यों था उसका अत्यधिक महत्व? इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। जिस पे अभी हमने पीछे इसके 2 क्वेश्चन देखे, क्या कि नवीन चंद्र सेन ने क्या किया था? तो इसको भारत के लिए काली रात बोली, जिसके बाद भारत की क्या होगी? काली रात की शुरुआत होगी और ब्रिटिशों के लिए क्या हो गया? तो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का प्रारंभ हो गया। ठीक है। वो किस युद्ध के बाद? तो प्लासी युद्ध के बाद। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी 1835 के मैकाले के मिंटो से। किससे पड़ी भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव? तो 1800 के मैकाले से भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका BBI है कि भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 के मैकाले से। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41 कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसको जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड विलियम बेटिंग को। इन्होंने क्या किया? तो सती प्रथा और ठगी प्रथा का समाप्त किया। तो समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है जी। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवध में शाश्वत राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो अवध का संस्थापक कैसे माना जाता है? तो सादत खां और बुरहान उल मुल्क। इसको क्या माना जाता है? इन्हें तो अवध के संस्थापक माना जाता है, सादत खां बुरहान उल मुल्क। ठीक है जी। तो चलिए आज आप सभी को धन्यवाद। आज के लिए आपने पूरी वीडियो को देखा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। और ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है। ठीक है जी, मॉडर्न हिस्ट्री एक कंप्लीट वीडियो होगी। ठीक है जी, डेली एक वीडियो लेके आएंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट वाइज क्या हो सके, तो सारे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कवर हो जाए। ठीक है जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपके लिए 1 लाइनर लेके आएंगे और आपका कंप्लीट इसकी प्रैक्टिस करवा देंगे। किसकी? तो वो है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।